सिद्धि कंपनी के ठीक सामने पहुंची, जिसके बाहर एक लोगो था जहां कंपनी का नाम लिखा था शक्ति डिफेंस सिस्टम और उसके नीचे मोटो लिखा था इमर्जिंग पावर ऑफ सक्सेस। सिद्धि ने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और एक गहरी सांस अंदर खींची। सिद्धि ऑफिस के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर रुककर उसने काम कर रही लड़की से पूछा, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ मिस। क्या आप बता सकती हैं इंटरव्यू कहाँ लिया जा रहा है? इंटरव्यू राउंड शुरू हो चुका है। आप 10th फ्लोर पर चली जाइए। थैंक यू, ये बोल सिद्धि आगे बढ़ गई। ऑफिस काफी बड़ा था, इंटीरियर भी काफी खूबसूरत था। सिद्धि पहली बार इतने बड़े ऑफिस में आई थी। हालांकि उसे काम की जरूरत थी, पर वो बहुत डरी हुई भी थी। सिद्धि 10th फ्लोर पर पहुंची, जहां उसे एक रूम में बिठाया गया। उसकी ही तरह और भी बहुत से लोग वहां इंटरव्यू देने के लिए आए थे। सिद्धि ने मन में कहा, यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं। इन सब से कम्पीट करके जॉब हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरी किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, फिर आज क्या होगा? सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोमनाथ जी की कही हुई बात उसे याद आई। बेटा, हम अपने आज को 2 तरीकों से बर्बाद करते हैं। आधा समय ये सोचने में लगा देते हैं बीते हुए कल में क्या हुआ क्या नहीं, और आधा समय ये सोचने में चला जाता है आने वाले समय में इसका परिणाम क्या निकलेगा। अब तुम ही बताओ, इन सब में हमने अपने आज को कब जिया? सब कुछ भूलकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, रिजल्ट तो बाद की बात है। सिद्धि ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। एक शांति का अनुभव कर रही थी वो अब। तकरीबन 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद सिद्धि का नंबर आया। उसे इंटरव्यू के लिए रूम में बुलाया गया। अंदर 3 लोगों का पैनल बैठा हुआ था। एक चेहरा काफी युवा था, वही बाकी के 2 लोग थोड़े उम्रदराज थे, उनमें एक महिला भी शामिल थी। सिद्धि ने उन्हें अच्छे से ग्रीट किया। मिस सिद्धि, आप कंफर्ट होकर बैठे सकती हैं। अगर डर लग रहा होगा तो सामने पानी का गिलास है। सिद्धि ने खुद को नॉर्मल दर्शाते हुए कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक एक करके इंटरव्यूअर ने उससे कई सवाल पूछे। सिद्धि अब तक काफी अच्छा कर रही थी। तभी सामने बैठे यंग इंटरव्यूअर ने सवाल किया, आपके पास काम करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? जानती हूँ मेरे पास काम का एक्सपीरियंस नहीं है। इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई थी। उस पैरामीटर के आधार पर मेरी काबिलियत को जज नहीं किया जा सकता। अगर काम करने का मौका मिले तो एक्सपीरियंस भी आ जाऊंगा। मेरी डिग्रियां आपके सामने हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। वहां बैठी महिला ने कहा, अच्छी बात है, आप कुछ देर बाहर वेट कीजिए। सिद्धि रूम से बाहर चली गई। तीनों इंटरव्यूअर आपस में बात कर रही थे। इस बात में कोई शक नहीं, शी इज वेल क्वालिफाइड। मार्क्स और अचीवमेंट भी काफी अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस भी हैं। पर मैडम, इस पोस्ट के लिए हम मॉर्निंग में ही 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर चुके हैं। उनके पास इस लड़की से ज़्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है। मिस्टर भट्टाचार्य, इस पॉइंट को लेकर उसके लड़की को डिस्क्लासिफाई करना सही नहीं है। एक्सपीरियंस की डिमांड हमने नहीं की थी। वैसे अश्विन, तुम्हारा क्या कहना है? मैडम, सर ने सही कहा, हम ऑलरेडी 3 लोगों को सिलेक्ट कर चुके हैं जो इस पोस्ट के लिए परफेक्ट है, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, इस लड़की को डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं। काबिलियत है इसमें और हम काबिल लोगों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। मेरी माने तो इसे किसी और पोस्ट के लिए रख लेना चाहिए। वैसे भी बड़े सर के पास कोई सेक्रेटरी नहीं है, जो थे पिछले महीने ही रिटायर हो गए। अगर इस कैंडिडेट ने इनकार कर दिया तो? मिस्टर भट्टाचार्य ने पूछा। ये उनका फैसला होगा, तब हमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अश्विन ने कहा। सिद्धि बाहर इंतजार कर रही थी। उसके बाद भी कई कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया गया। इंटरव्यू अभी भी जारी था। शिव मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था।
इवांश ने कहा सर पॉइंट्स तो सारे क्लियर हैं। आप उन लोगों से बात करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। शिव और इवांश मीटिंग रूम में दाखिल हुए। कुछ इंजीनियर्स की टीम के साथ वहां आकाश भी मौजूद थे। शिव के आते ही आकाश ने कहा तुम्हारा ही इंतजार था। डैम की ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी हैं। एक बार बातें क्लियर हो जाए तो हम काम शुरू कर सकते हैं। मीटिंग काफी लंबी चलने वाली थी। सिद्धि को भी इंतजार करते करते शाम होने लगी। उसे अब डर भी लग रहा था। ऑफिस आवर भी खत्म होने वाला था। न जाने सबका डिसीजन क्या होगा। आखिरी इंटरव्यू भी खत्म हुआ। एक फीमेल स्टाफ सिद्धि के पास पहुंची। मैडम आपको रूम में बुलाया गया है। सिद्धि अपना बैग लेकर रूम में पहुंची। एक बार फिर उन लोगों से सामान हुआ जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था। फीमेल इंटरव्यूअर ने कहा टू बी वेरी ऑनेस्ट सिद्धि आप वेल क्वालिफाई हैं लेकिन इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा चुके हैं। ये सुनकर सिद्धि का चेहरा उदासी से भर गया। जिस बात से वो डर रही थी वही हुआ। वो जानती थी यहाँ से आगे का सफ़र उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। सिद्धि उठने ली तो अश्विन ने कहा मिस अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हमने बस इतना कहा हूँ कि इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। आप चाहे तो वो उसके लिए हामी भर सकती हैं। पर्सनल असिस्टेंट जी हाँ, आपको अमर मल्होत्रा की पीए का पोस्ट मिल सकता है। वैसे भी वो पोस्ट 1 महीने से खाली है। मिस्टर भट्टाचार्य ने कहा। सिद्धि सोच में पड़ गई। उस पोस्ट के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था। हमें जवाब देती हैं तब भी परेशानियों की सामना उठाना पड़ेगा और न कहती हैं तब भी। तय ये करना था कौन सी परेशानी झेली जा सकती हैं। सिद्धि सोचने में समय लगा रही थी। अश्विन ने कहा अगर आप हाँ कहती हैं तो आज ही कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। सैलरी और बाकी पैकेज तय होने के बाद आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। सिद्धि ने बड़ी मुश्किल से ये बात कही। मीटिंग खत्म होने को आई। शिव ने कहा मतलब कि मुझे नैनीताल जाना होगा। और राइट आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर ले। तुम नैनीताल जाओगे? आकाश के इस सवाल पर शिव ने पूछा क्यों कोई परेशानी है? माहौल 1 मिनट के लिए शांति में हो गया। इवांश ने कहा सर लेकिन अभी नैनीताल जाना ठीक होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? जिंदगी के छोटे मोटे हादसे इस कदर डरा देंगी कि मैं बिजनेस में लॉस उठाऊंगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों की सोच गलत है। आकाश ने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब तुमने डिसीजन ले लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। सिद्धि जब कार के पास पहुंची तो ड्राइवर ने उनके लिए कार का दरवाजा खोला। सिद्धि के दिमाग में ही वक्त बहुत सी बातें चल रही थी। उसने हाँ तो कर दिया लेकिन आगे क्या होगा इस बात को सोच सोचकर परेशान हो रही थी। शाम का वक्त नैनीताल। माहिरा ट्रे में चाय लेकर लॉन में पहुंची। सोमनाथ जी ने कहा पैर की चोट कैसी है? पापा कल से लेकर अब तक 100 बार आप मुझसे ये सवाल कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मिस्टर देवानंद को न कुछ ज्यादा ही फिक्र हो जाती है इसलिए कुछ ज्यादा ही बेरेज कर दिया था। ये कहते हुए माहिरा ने ट्रे को टेबल पर रखा और उनकी तरफ चाय का कप बढ़ाया। हाँ इसलिए उसके जाते ही तुमने बैंडेज उतारकर फेंक दिया। मेरी सिद्धि यहाँ होती न इसी बात पर बहुत डांटती तुम्हें। सिद्धि का नाम लेते ही सोमनाथ जी थोड़े उदास हो गए। माहिरा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर बोली उनकी डांट सुने बिना मेरी सुबह कहाँ होती थी पापा। आदत सी पड़ चुकी थी। सोमनाथ जी एक गहरी सांस भरकर बोले मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। माहिरा ने चाय का कप उठाते हुए कहा पापा आप दी से बात क्यों नहीं करते? पग फेरे की भी कोई रस्म नहीं हुई। उनसे कहिए न यहाँ आए। जीजू को भी साथ लेकर आए।
कहना तो चाहता हूँ बेटा, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता हूँ। बड़ा घर और ससुराल, उस पर कितनी सारी जिम्मेदारियां होगी। हमसे दूर भी तो बहुत है। अब तो उसे हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ेगी। पर क्यों पापा? दी पर हमारा कोई राइट नहीं है बेटा, लेकिन उन लोगों के बाद, सोमनाथ जी ने कहा। महिरा ने उदास सा चेहरा बना लिया। सिद्धि को राव विला पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जहां एक तरफ सिद्धि गाड़ी से बाहर निकली, वहीं दूसरी तरफ तेजस की भी गाड़ी आकर रुकी। सिद्धि को गाड़ी से उतरते देख तेजस उसके पास चला आया। भाभी, आप बाहर गई थी, वो भी अकेले? अकेले कहा थी तेजस, इतने सारे गार्ड्स भी तो साथ थे। सच पूछूं तो इतनी भीड़ के साथ मैं पहली बार गई थी। तेजस को सिद्धि की बात पर हंसी आ गई। आई अंडरस्टैंड भाभी, आपको आदत पड़ जाएगी। अब इसे मजबूरी समझिए या जरूरत पर ये जरूरी है। अकेलेपन बाहर हरगिज मत जाएगा। एक बात बताइए तेजस, आप लोगों ने कितने दुश्मन बनाए हैं जो इतने गार्ड्स की जरूरत पड़ती है? तेजस ने चेहरे पर स्माइल बिखेरकर कहा, पता नहीं भाभी, जब से पैदा हुआ हूँ यही सब देख रहा हूँ। आज तक मालूम नहीं चला हमने दुश्मन बनाए हैं। जहाँ पैसा और पावर होता है वहाँ दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती भाभी। सिद्धि ने आगे कोई सवाल नहीं किया और घर के अंदर चली गई। तेजस खुद बिग ब्रो को छुट्टी लेनी चाहिए। भाभी के साथ कम से कम शॉपिंग पर जाना चाहिए। तेजस अपने आप से बातें करते हुए घर के अंदर चला आया। सिद्धि को ज्योति की तेज आवाजें सुनाई दी, मानो किसी को डांट रही हो। सिद्धि कृष के कमरे में पहुंची। कृष सिर झुकाए ज्योति के आगे खड़ा था और ज्योति उसे डांट रही थी। सिद्धि दरवाजे पर ही रुक गई। मुझे तो समझ नहीं आता दिक्कत कहाँ है। जो तुम मांगते हो तुरंत हाजिर हो जाता है, उसके बाद भी ऐसे मार्क्स। तुम्हें तो अच्छा लगा होगा, और मुझे टीचर के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? हमेशा तुम मार खाने वाले काम ही करते हो। सिद्धि फौरन अंदर चली आई। चाची, ऐसा मत कहिए। मारना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। तुम कुछ नहीं जानती सिद्धि। ये लड़का मेरी समझ से बाहर है। ये देखो, इसकी मार्कशीट इंग्लिश और स्पोर्ट्स, इसके अलावा और कहीं पर इसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। टीचर ने साफ साफ कहा है, यही हाल रहा था, ये पास नहीं हो पाएगा। ज्योति के गुस्से को देख सिद्धि ने उसे शांत कराने की कोशिश की। चाची, गुस्सा मत कीजिए, हम आराम से बात कर सकते हैं। आपको नहीं लगता हमें कृष के टीचर से बात करनी चाहिए? सिद्धि, मैं क्या करूं? हर टफ सब्जेक्ट के लिए दो दो टीचर हैं। एक महीने से ज्यादा ये किसी के पास नहीं टिकता, और जो घर आते हैं वो 15 दिन में लौट जाते हैं। ज्योति कह ही रही थी, तभी कृष ने बीच में कहा, कैसे समझ आएगा, वो लोग अच्छा नहीं पाते। ज्योति अपने हाथ बांधकर बोली, कोई अच्छा पाता ही नहीं। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन बाकी बच्चे टॉप करते हैं। सिद्धि के हाथ में इस वक्त कृष की स्कूल रिपोर्ट्स थी। सिद्धि ने ज्योति से कहा, चाची, उसे एक मौका दे, मैं उसे पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में देखिए कितना अच्छा स्कोर है। स्पोर्ट्स में इतने अच्छे ग्रेड हैं, इसका मतलब है समझने की एबिलिटी है इसमें। मैथ्स, साइंस और हिंदी, मुझे लगता थोड़ी हम यहाँ मेहनत करें तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तुम इसको पढ़ाओगी? ये लड़का परेशान करके रख देगा तुम्हें। कोई बात नहीं चाची, अब सबको आजमाया है तो मुझे भी आजमा कर देखिए। आप इसकी पढ़ाई की अब बिल्कुल चिंता न करें। ज्योति ने सिद्धि का हाथ थामकर कहा, तुम उम्मीद दिला रही हो तो मैं भी उम्मीद पाल लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, माँ से पता चला तुम आज इंटरव्यू के लिए गई थी। इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा गया, सिलेक्ट भी हो गई?
ये खबर सुनाते वक्त सिद्धि के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज्योति कुछ और पूछने जा रही थी, तभी सर्वेंट ने आकर कहा, मैडम आपको तेजस सर बुला रहा है। अच्छा चलो मैं आती हूँ, ज्योति ने कहा। सर्वेंट के निकलते ही ज्योति भी बाहर चली गई। सिद्धि ने कृष की ओर देखा जो काफी उदास लग रहा था। सिद्धि उसके पास चली आई। मॉम की बातों का बुरा लगा। कृष ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धि आगे बोली, आपको पता है कृष, मॉम की डांट में भी प्यार छिपा होता है। वो हमें इसलिए डांटती हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। आप झूठ बोल रही हैं। मॉम मुझसे प्यार नहीं करती। वो हमेशा डांटती हैं क्योंकि उन्हें डांटना बहुत पसंद है। कृष ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो वो आपको ही क्यों डांटती हैं? मुझे नहीं डांटती, आपके भैया को भी नहीं डांटती। कृष झुंझलाकर बोला, क्योंकि आप सब बड़े हैं, मैं सबसे छोटा। सिद्धि मुस्कुराई। वो उसके बाल बिगाड़ते हुए बोली, अपने छोटे से सिर को ज्यादा तकलीफ मत दो। आज से आपकी स्टडी में मैं आपकी हेल्प करूंगी। बस आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना बेस्ट दोगे। कृष ने सिद्धि की ओर देखा, और इससे क्या होगा? आपकी मॉम आपको नहीं डांटेंगी। सिद्धि ने उसे कन्विंस करने के लिए कहा। कृष बहुत सोच विचार कर सिद्धि को हाँ कहा। सिद्धि अपने कमरे में लौट आई। उसे मालूम नहीं था शिव भी आ चुका है। सिद्धि ने उसे देखकर इग्नोर कर दिया। शिव का ध्यान सिद्धि पर गई तो उसे देखकर थोड़ी हैरानी हुई। सिद्धि आज बदली हुई नजर आ रही थी। बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी वो नैनीताल में रहा करती। शिव लैपटॉप बंद करते हुए कहा, कहीं बाहर जा रही हो? नहीं, सिद्धि ने बस एक शब्द में जवाब दिया और चेंजिंग रूम में चली गई। शिव ने पलटकर देखा, सिद्धि वहां नहीं थी। उसने खुद से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद सिद्धि चेंज कर बाहर आई। कोई दरवाजा नोक कर रहा था। सिद्धि ने जाकर दरवाजा खोला। नंदिता बाहर खड़ी थी और उसके ठीक पीछे गीता कुछ बैग पके खड़ी थी। सिद्धि ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। नंदिता को देख शिव ने पूछा, मॉम आप? शिव, तुम्हारी दादी ने कल पूजा रखी है, इसलिए कल ऑफिस मत जाना। नंदिता ने जब ये बात बताई तो शिव के साथ साथ सिद्धि को भी हैरानी हुई। उसे भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। शिव ने लैपटॉप बंद किया और उठकर नंदिता के पास चला आया। वॉट? अब ये कौन सी पूजा है? मॉम, मेरा काम बहुत पेंडिंग है। नए नए प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। शिव, रिलैक्स, सुबह है पूजा, तुम दोपहर में फ्री हो जाओगे तब चले जाना। मैं तो बस इसलिए कह रही थी ताकि तुम्हारे डैड को बुरा न लगे। तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है तो तुम चले जाना बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। गीता, सामान बेड पर रख दो। गीता थैले बेड पर रखकर वहां से चली गई। नंदिता सिद्धि के पास चली आई। कल पूजा में यही कपड़े पहनना। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आएंगी। जानती हूँ लोगों के सामने कैसे पेश आया जाता है, तुम नहीं जानती। उनके सामने चुप ही रहना। सिद्धि ने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। नंदिता शिव से बोली, ऑफिस से आए तुम्हें वक्त ही कितना हुआ है और तुम यहाँ भी काम में लग गए। तुमने नाश्ता भी नहीं लिया न? नंदिता ने सिद्धि से कहा, गलती तुम्हारी है। तुम्हें नहीं लगता मेरे बेटे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है? न कॉफी के लिए पूछा होगा और न नाश्ते के लिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोल सिद्धि जाने लगी तो शिव ने टोका, मुझ जरूरत नहीं है। ये सुन सिद्धि रुक गई। शिव नंदिता से बोला, पूजा खत्म होते ही कल मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। इनफैक्ट किसी की नहीं सुनूंगा, आप समझा दीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। अपनी बात पूरी कर नंदिता वहां से चली गई। सिद्धि आज हुए इंटरव्यू के बारे में सोच रही थी। उसने चाही कौन सी जॉब थी और मिली कौन सी जॉब, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। रात का वक्त, शिखा का अपार्टमेंट।
शिखा इस वक्त काम में बिजी थी। विधि नीचे लॉन में बैठी थी। डोर बेल की आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलने के लिए चली आई। जैसे ही दरवाजा खोला सामने एक शख्स को खड़े पाया जिससे वो शायद पहली बार मिल रही थी। दरवाजे पर इस वक्त दक्ष खड़ा था। दक्ष को लगा शायद शिखा दरवाजा खोलेगी। विधि ने सवाल किया, आप कौन और किससे मिलना है आपको? वैसे आप कौन हैं? दक्ष ने पूछा। मिस्टर, आप हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होकर हम ही से पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? अजीब बात है। पहले आप बताइए आप हो कौन? मेरा नाम दक्ष है और मैं यहाँ शिखा से मिलने आया हूँ। शिखा से मिलने? जहाँ तक मैं जानती हूँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं। मेरे अलावा कोई दोस्त भी नहीं, बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आप इन सब में से कोई नहीं तो फिर कौन है? दक्ष अपने सिर पर हाथ फेरकर मन में बोला, ये लड़की इतना बोलती है, शिखा रह कैसे लेती है इसके साथ? विधि दक्ष के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोली, कहाँ खा गए आप? बताइए तो सही कौन है आप? शिखा जिस कंपनी में काम करती हैं उस कंपनी का बेटा। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है? दक्ष के ये कहते ही विधि का मुंह खुला का खुला रहा गया। वो तुरंत दरवाजे से साइड हट गई। आई एम रियली सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। आप प्लीज अंदर आइए न। दक्ष घर के अंदर चला आया। विधि ने सोफे की तरफ इशारा कर कहा, आप प्लीज यहाँ बैठिए, मैं शिखा को बुलाती हूँ। विधि कुछ दूर तो चलकर गई और फाइनल दौड़ पड़ी। शिखा के कमरे में वो हौनफती हुई पहुंची। शिखा, विधि अभी भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। शिखा ने बिना उसकी ओर देखे कहा। विधि की सांसें भूल गई थी। वो शिखा के पास चली आई। खाने के लिए बुलाने नहीं आई, तुमसे कोई मिलने आया है नीचे। शिखा किताब बंद कर उसकी ओर पलटी। मुझसे कौन मिलने आया है? तुम्हारे बॉस के बेटे। विधि के इतना कहते ही शिखा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो तुरंत भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दक्ष सचमुच यहाँ आया हुआ था। अब कहीं जाकर उसे यकीन हुआ। शिखा दक्ष के सामने पहुंची। सर, आप यहाँ इस वक्त? आज भी किसी पार्टी में जाना है? दक्ष मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, आज नहीं जाना, कल जाना है। मैं तो बस तुम्हें बताने आया था। इतनी सी बात तो सर कल ऑफिस में भी बता सकते थे। मेरा मतलब है कि यहाँ आने की आपने तकलीफ उठाई। शिखा कहते कहते रुक गई। दक्ष रिलैक्स होकर सोफे पर बैठ गया। इसमें तकलीफ कैसी? मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर बैठो। नहीं, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। शिखा कह ही रही थी तभी विधि दक्ष के लिए कॉफ़ी लेकर हाजिर हुई। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी तो है, ले आई। विधि ने कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। दक्ष बस हल्का मुस्कुरा दिया। विधि अंदर चली गई। शिखा समझ नहीं पाई थी उसने माफ़ी किस लिए मांगी है। ऐसी कौन सी गलती की उसने जो उसे नहीं मालूम। दक्ष ने फिर से कहा, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? यहाँ आकर बैठ जाओ। शिखा सोफे पर आकर बैठ गई। दक्ष कॉफ़ी का एक सिप लेकर बोला, तुम्हारी दोस्त वाकई में कॉफ़ी अच्छा बनाती हैं। अच्छा सुना, कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ। शाम में मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा, इसलिए रेडी रहना। शिखा ने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। दक्ष ने फिर कहा, रात का फंक्शन स्पेशल है, अच्छे से रेडी होना। अच्छे से? सर, कोई ड्रेस प्रोटोकॉल है तो आप मुझे पहले बता दीजिए। शिखा के इस मासूम से सवाल पर दक्ष को हंसी आ गई। शिखा ने पूछा, मैंने कुछ गलत कहा सर?
दक्ष ने खुद को संभाल लिया। कोई ड्रेस कोड नहीं है, बस मैं ये कह रहा था कोई फॉर्मल ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें पसंद हो वो पहन लेना। क्या बड़े सर भी उस पार्टी में आएंगे? शिखा केवल इस सवाल पर दक्ष को खांसी आ गई। शिखा फौरन उठकर उसके पास चली आई। सर, आर यू ऑल राइट? शिखा उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली। दक्ष की खांसी रुकी तो वो उसके चेहरे की ओर देखने लगा। दोनों इस वक्त काफी नजदीक थे। शिखा को जब इस बात का एहसास हुआ तो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसे तो अंदाजा ही नहीं था। दक्ष अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। शिखा ने कुछ नहीं कहा। वो कोई ऐसा गेस्ट नहीं था जिसे वो रुकने के लिए कहती। दक्ष के जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। दक्ष अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गया। वो सचमुच इतनी भोली हैं या सिर्फ मुझे दिखाई देती हैं? विधि ने दक्ष को जाते देखा तो बाहर चली आई। क्या बात है, तुम्हारे बॉस इतने डैशिंग हैं, तुमने कभी नहीं बताया। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा। पार्टी में इनवाइट करने के लिए वो यहाँ तक चले आए। सो स्वीट यार, विधि मुस्कुराते हुए बोली। शिखा ने उसकी बांह पर चपट लगाई। अपने छोटे से दिमाग को न ज्यादा तकलीफ मत दो। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। नीचे पंडित जी भी आए हुए थे। सिद्धि इस वक्त कमरे में तैयार हो रही थी। चेन और पायल आपस में उलझ गई थी, जिसे सुझाने की वो कब से कोना कर रही थी। शिव अभी अभी कमरे में आया था। उसने वाइट कुर्ता पजामा पहना था। शिव अपनी शर्ट की बांह ऊपर चाहते हुए सिद्धि के ठीक पीछे आकर रुक गया। सिद्धि अभी भी पायल और चेन को सुझाने में जुटी थी, तभी शिव ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ले लिया। जिंदगी जब इस तरह उलझती है न तो आसानी से नहीं सुलझती। वापस कीजिए, मैं अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकती हूँ। सिद्धि की बात का कोई असर नहीं हुआ। शिव ने पायल और चेन दोनों को अलग किया। उसने उन्हें टेबल पर रखते हुए कहा, यही दूरी हमारे बीच है और कभी भी ये कम नहीं होगी, चाहे कोई कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। सीधी को फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी अब रोज धमकी सुनने की आदत सी पड़ गई थी। गीता जब उन्हें बुलाने आई तो सिद्धि उसके साथ चली गई। कुछ देर ठहरने के बाद शिव भी नीचे चला आया। उनके आते ही पूजा शुरू की गई। दक्ष देर से आया था। उसे देख नंदिता ने कहा, कहाँ बिजी हो गए हो दक्ष, यहाँ का तो रास्ता ही भूल गए। रास्ता नहीं भूला आंटी, लास्ट टाइम जब आया था तब काफी रौत हो गई थी। आप सब सो चुके थे। बताया था मुझे तेजस ने, और मुझे बात का बुरा लगा क्योंकि तुम रुके नहीं। चलो आओ अंदर चलो। नंदिता उसे अपने साथ अंदर ले आई। शिव और सिद्धि एक साथ पूजा पर बैठे थे। सभी के चेहरे पर इस वक्त खुशी थी। आज शिव ने ज्यादा ड्रामा नहीं किया। कहीं न कहीं सब इंस्पेक्टर बात से खुश थे। पूजा के वक्त भी शिव का ध्यान बार बार अपनी घड़ी पर चला जाता, मानो किसी बात की जल्दबाजी हो। तकरीबन घंटे भर बाद पूजा पूरी हुई। शिव उठते हुए बोला, अब तो कुछ और बाकी नहीं है न? पंडित जी ने कहा, नहीं, अब पूजा समाप्त हो चुकी है। शिव वहां से चला गया। सिद्धि अभी भी नीचे बैठी थी। बाकी सबको भी शिव आई हरकत पर हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसे घूंटी से बांधकर रखा गया हो, अब कहीं जाकर उसे आज़ादी मिली हो। ज्योति ने सिद्धि से कहा, तुम्हें आराम करना है तो तुम कमरे में जा सकती हो। सिद्धि ने उनकी बात पर हामी भरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दक्ष ने उसे टोकते हुए कहा, सिद्धि। उसकी आवाज सुन सिद्धि रुक गई। आई एम सॉरी सिद्धि, उस दिन वो डॉग मैं लेकर आया था तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। मालूम नहीं था तुम उससे डर जाओगी। वो बात नहीं है। उस रात उसे अचानक देखा। वो मेरे पीछे भागा तो मैं भी डरकर भागने लगी। सच बात तो ये है, मैंने ही उसे डरा दिया। अगले दिन उसे वापस खोजा तो वो मुझे नहीं मिला। सिद्धि की इस बात पर दक्ष हंसने लगा। तुम्हें वापस मिलना है उससे? कोई बात नहीं, मैं उसे ले आऊंगा।
वो मेरे घर पर हैं। अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? सिद्धि ने पूछा। ऑफकोर्स, बोलो क्या बात करनी है। यहाँ नहीं, स्टडी रूम में चले, सिद्धि ने कहा तो दक्ष ने हामी भर दी। दोनों स्टडी रूम में पहुंचे। सिद्धि पलटकर बोली, आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? मैं मंगवा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज यही हूँ और आराम से खाना खाकर जाऊंगा। तेजस ने बड़ी तारीफ की है तुम्हारे हाथ के खाने की। दक्ष ये कहते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। सिद्धि भी हल्का मुस्कुरा दी। दक्ष ने आगे पूछा, क्या शिव अभी भी तुमसे गुस्सा है? सिद्धि ने चेहरा उठाया तो दक्ष आगे बोला, उसकी कंडीशन इग्नोर मत करना सिद्धि। जानता हूँ बहुत गुस्से वाला है वो, लेकिन उसके साथ भी तो धोखा हुआ है ना। फैमिली प्रेशर की वजह से वो कृतिका से शादी करने को राजी हुआ और वो शादी वाले दिन भाग गई। आज तक वो लड़कियों को रिजेक्ट करता आया है और अचानक से शादी की रात वाला हादसा, दोबारा विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं न कहीं उसके मन में ये बात है कि तुम भी अपनी दोस्त की तरह ये कदम न उठाओ, इसलिए शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सिद्धि सोफे पर आकर बैठ गई। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। मैं आपसे तेजस के बारे में पूछना चाहती हूँ। तेजस के बारे में तुम्हें क्या पूछना है? यही कि वो ठीक तो है ना? मुझे वो ठीक नहीं लगते। वो सबके सामने हंसते जरूर हैं, लेकिन वो हंसी झूठी होती हैं। मैं काफी दिनों से उन्हें परेशान देख रही हूँ। सिद्धि की बात पर दक्ष ने चुप्पी साध ली। उसने एक गहरी सांस भरकर कहा, तेजस जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। खुद भी हंसता था और सामने वालों को भी हंसाता था। 2 साल पहले हुए हादसे ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। सिद्धि ने आश्चर्य से पूछा, कैसा हादसा? प्यार और धोखा। कॉलेज टाइम से तेजस की लाइफ में एक लड़की थी। तेजस काफी सीरियस था उसे लेकर। हम सबको इस बारे में मालूम था। शिव को हमेशा कहता, बिग ब्रो आप शादी कर लो फिर मेरी भी हो जाएगी। सब कुछ ठीक था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ। अचानक एक दिन तेजस को उस लड़की ने कॉल किया और कहा कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तेजस ने कोई सवाल नहीं किया और अगले दिन बिना किसी को बताए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गया। पूरा दिन पूरी रात उसने इंतजार किया, लेकिन वो लड़की नहीं आई और न ही उसने तेजस का कॉल उठाया। उस दिन के बाद से आज का दिन तेजस कभी मिला नहीं उससे। खुद तो चली गई, लेकिन जो दिल जख्मी करके गई वो आज भी तड़प रहा है। पूरे 6 महीने लगे थे तेजस को उस ट्रोमा से बाहर निकलने में। हमने उसे तड़पते देखा है। शिव ने उसकी सिचुएशन देखने के बाद कहा, न तो वो कभी किसी से प्यार करेगा और न ही शादी। सिद्धि को अब कहीं जाकर पूरी बात समझ आई। उसने फिर एक सवाल किया, क्या कोई तस्वीर है उस लड़की की? दक्ष चुप हो गया। सिद्धि ने फिर सवाल किया, मैं देखना चाहती हूँ उस लड़की की तस्वीर, प्लीज इनकार मत कीजिए। सिद्धि, मैं तुम्हें तस्वीर दिखाऊंगा, पर प्रॉमिस करो शिव को ये बात मालूम नहीं चलनी चाहिए। मैंने तेजस से वादा किया है। सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया। दक्ष ने अपना फोन निकाला और उसे इशिता और दक्ष की तस्वीर दिखाई। सिद्धि देख सकती थी उस तस्वीर में वो दोनों कितने खुश लग रहे थे। दक्ष ने कहा, तेजस ने कभी शिव को इसका नाम नहीं बताया। शिव इसे कहीं से भी ढूंढ कर लाता और सजा देता। तेजस के आंसुओं का बदला लेता और इसी बात के डर से तेजस ने हमेशा इसके बारे में शिव से झूठ कहा। सिद्धि ने दक्ष की ओर देखा, उस लड़की ने क्यों ऐसा किया? अगर मोहब्बत इतनी ही गहरी थी तो क्यों धोखा दिया उसने तेजस को? इसी सवाल का जवाब हम लोग आज तक ढूंढ रहे हैं सिद्धि। दक्ष कह ही रहा था तभी सिद्धि का फोन बजा। उसने दक्ष से कहा, मैं चलती हूँ। सिद्धि कॉल रिसीव कर स्टडी रूम से बाहर निकल गई। उसने हेलो कहा, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब आता भी कैसे, उसकी आवाज सुनकर आनंद चुप हो गया। कितने दिनों बाद सिद्धि की आवाज सुन रहा था। समझ नहीं आया बात कैसे करे, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया। सिद्धि फोन देखते हुए खुद से बोली, अननोन नंबर था, शायद रॉन्ग नंबर होगा।
शिव को देख सिद्धि रुक गई। वो बिल्कुल रेडी था। देखकर बताया जा सकता था कि वो ऑफिस के लिए निकल रहा है। सिद्धि दूर ही खड़ी रही। शिव जब नीचे आया तो ज्योति ने टोका, शिव इस वक्त तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ज्योति के सवाल का जवाब नंदिता ने दिया। कुछ जरूरी काम है उसे, इसलिए वो जा रहा है। शिव तुम जाओ। शिव वहां से चला गया। ज्योति बोली पर भाभी माँ ने तो मना किया था। उनकी तुम फिक्र मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगी। काम जरूरी नहीं होता तो शिव खुद रुक जाता। अपनी बात पूरी कर नंदिता वहां से चली गई। इशिता इस वक्त बालकनी में झूले पर बैठी थी। आसपास का माहौल काफी शांत था। इशिता अपना फोन निकाला और तेजस की तस्वीरें निकाली। तस्वीरें देखकर ही उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। तुम काफी बदल गए तेजस। पहले की तरह न बात करते हो और ही मुस्कुराते हो। इतनी समझदारी की उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। इशिता के आगे कैक की तस्वीर थी जिसे देख उसे कुछ याद आया। गुस्से से मुंह फुलाए इशिता क्लासरूम में बैठी थी। अचानक से एक हाथ उसके आगे आया जिसने कैक को पकड़ रखा था। उस पर अपना नाम लिखा देख इशिता ने चेहरा घुमाया। तेजस मुस्कुराते हुए बोला, तुम पर न ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जानती हो ये कैक कब से बेकरार है तुम्हारे हाथों से कटने के लिए। तेजस जाओ यहाँ से, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे और गुस्सा दिलाया न तो मैं तुम्हें काट दूंगी। नो प्रॉब्लम, बंदा हाजिर है। वैसे एक बात बताऊं, मैं इस केक से भी ज्यादा टेस्टी हूँ। तेजस का बस इतना कहना था और इशिता ने पूरा केक उसके चेहरे पर डाल दिया। इशिता अपने हाथ साफ करते हुए बोला, अब तो कंपैरिजन कर लिया होगा ना, तुम ज्यादा टेस्टी हो या फिर ये केक। सीधे बैठे रहो, तुम्हारी ये पिक्चर हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ। इशिता ने खुद वो तस्वीर क्लिक की थी। ये सब याद कर इशिता की पलकें नम हो गई। सब कुछ अच्छा था तेजस। न वो तूफान आता और न हमारे सपनों का महल बिखरता। न तुम मुझसे दूर होते और न मैं कभी बेवफा कहलाती। इशिता ने आगे बंद की और अपने दोनों हाथ बांह के इर्द गिर्द रख लिया। इशिता का फोन वाइब्रेंट हो रहा था। उसने बिना नंबर देखे कॉल रिसीव कर लिए। हेलो इशिता। इस आवाज को सुनते ही इशिता का मन खट्टा हो गया। फोन के दूसरी तरफ उसकी मॉम थी। कैसी हो बेटा? इशिता ने बेढंगे तरीके से कहा, आपका फोन रिसीव कर लिया मैंने। समझ जाए जिंदा हूँ। इशिता, ये क्या तरीका हुआ अपनी मॉम से बात करने का? मेरा तो यही तरीका है। आपको बुरा लगता है तो मत किया कीजिए कॉल। इशिता के ये कहते ही उसकी मॉम ने कहा, निहायती बदतमीज हो गई हो। तमीज तो मैंने कब का छोड़ दी मॉम। शर्म लिहाज तो मुझसे है ही नहीं। अगर शर्म होती तो इस बुढ़े के साथ कभी सगाई न करती। आपको क्या कहूँ, इसके साथ आपने मुझे यहाँ भेज दिया। आप जानती ही क्या है मैं कौन सी जिल्लत झेल रही हूँ। उस बुढ़े के साथ एक ही छत के नीचे रुकना मुझे कैसा फील करवा रहा है। हर बच्चे के लिए अपनी माँ का आंचल सबसे सेफ जगह होती है। आपने मेरे सिर पर वो आंचल कभी नहीं डाला। एक भूखे भेड़िए के हवाले कर दिया जो हर बार मुझे अजीब नजरों से घूरता है। ये सब बोलते बोलते इशिता रोने लगी थी। उसने कॉल कट कर दिया। शिव इस वक्त उसी सीक्रेट रूम में था जहां उसके गार्ड्स ने उस आदमी को कैद करके रखा था जिसने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया। रिजवान शिव के पास पहुंचा। ये इतनी आसानी से मुंह खोलने वाला नहीं था सर। इसकी फैमिली को ढूंढ निकाला, तब कहीं जाकर इसने मुंह खोला। कौन है इन सब के पीछे? शिव ने पूछा तो तेजस बोला, अरिहंत मेहता। इवांश ने आगे बढ़कर कहा, एक बार फिर से कहना जो तुमने अभी कहा। आर यू सीरियस? अरिहंत मेहता है इन सब के पीछे। इसने यही नाम लिया है। सबूत के तौर पर उसका वॉइस रिकॉर्ड भी है इसके पास। रिजवान ने शिव को वही वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें साफ पता चल रहा था किस तरह से उसके खिलाफ साजिश रची गई। इवांश बोला, चीफ ये तो आस्तीन का सांप निकला। हमारे सामने कितना बड़ा हिमायती बनकर आता था, जैसे इससे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, और पीठ पीछे ये दुश्मनी की चालें चल रहा था।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके चाल अब इसी पर भारी पड़ेगी। बिना मेरी परमिशन के कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर चीफ, हम ऐसे कैसे इसे छोड़ सकते हैं? इवांश की बात काटते हुए शिव ने कहा। मैंने कहा ना, कब क्या करना है वो मैं बताऊंगा। इट्स इनफ, बात यही खत्म होती है। ये बोल शिव वहां से चला गया। इवांश भी उसके पीछे चल दिया। शाम का वक्त मल्होत्रा विला। सिद्धि इस वक्त कृष के रूम में उसके साथ थी। कृष अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, भाभी ये सब्जेक्ट बहुत टफ हैं। कृष, टफ चीजें हमें तब तक लगती हैं जब तक वो हमें समझ नहीं आती। जब हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। हम बेसिक से शुरू करें। सिद्धि ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। गीता नाश्ता लेकर कृष के कमरे में पहुंची। उसने दरवाजा नॉक किया तो सिद्धि ने कहा, अंदर आ जाओ। भाभी, ये नाश्ता भिजवाया है मैडम ने, वहां टेबल पर रख दो। जी भाभी। गीता नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर वहां से चली गई। बाहर नंदिता की फ्रेंड्स आई हुई थी। नंदिता ने गीता को आवाज देकर बुलाया, सबके लिए कॉफी तैयार करो। नंदिता, कॉफी को छोड़ो, हम तो तुम्हारी बहू से मिलने आए हैं, कहीं दिख नहीं रही हैं। नंदिता ने बात टालने के लिए कहा, वो अपने कमरे में होगी। गीता, तुम गई नहीं अभी तक? गीता तुरंत वहां से चली गई। मंदाकिनी जी को वहां आते देख नंदिनी की सभी सहेलियां उठकर खड़ी हो गई। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? उन्हें देख मंदाकिनी जी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। नंदिता का फ्रंट शकल काफी हाई फाई थी। मंदाकिनी जी ने मन में कहा, माला जपने की उम्र में क्लब और पार्टी करती फिरती हैं। नंदिता की सहेली ने उससे पूछा, लगता है तुम्हारी सास हमें देखकर खुश नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, नंदिता ने कहा। मंदाकिनी जी बोली, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुषमा, मैंने सुना था तुम्हारे पति ने कोई लोन लिया था, बैंक वाले बड़े चक्कर लगा रहे हैं तुम्हारे घर के। सावित्री, तुम पता है महीना भर पहले मैं नैनीताल में तुम्हारी सास से मिली थी। वृद्धाश्रम वाले कह रहे थे तुमने उनके रखरखाव के लिए उनका खर्च देना बंद कर दिया। मंदाकिनी जी ने एक एक कर सबकी बेइज्जती की, वो भी बड़े प्यार से। नंदिता की सहेलियां आग बबूला हो चुकी थी। मंदाकिनी जी ने कहा, नंदिता तुमने चाय कॉफी भी नहीं पूछी, कुछ खिलाओ पिलाओ इन्हें। मैं चलती हुई, मुझे कुछ काम है। नंदिता की दोस्त सुषमा उठ खड़ी हुई। नंदिता, हर बार हमारे साथ ऐसा होता है। तुम्हारी सास का कहने का मतलब क्या था? वो हमेशा हमें ताने देती रहती हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग गलत मत समझो। माँ कुछ भी बोल देती हैं, मुझे भी कभी कब से कह देती हैं, मैं बुरा नहीं मानती। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। नंदिता की बात काटते हुए सावित्री ने कहा, तुम्हारी सास है, तुम बर्दाश्त करोगी, हम नहीं। अच्छा छोड़ो ये सब, नंदिता अपनी बहू से मिलवाओ हमें। उस दिन मैं पार्टी में ठीक से मिल भी नहीं पाई थी उससे। मैं अभी बुलवाती हूँ। नंदिता ने वहां मौजूद सर्वेंट को सिद्धि को लाने को कहा। वही सिद्धि को जब सर्वेंट ने नीचे चलने को कहा तो उसने कृष की ओर देखा। आप तब तक ये वाले इक्वेशन सॉल्व कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। कृष ने स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धि नीचे चली आई। वो ये बात भूल चुकी थी कि आज नंदिता की सहेलियां आने वाली हैं। सिद्धि उन सबके बीच पहुंची। उसने सबसे नमस्ते कहा। सुषमा उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। सिद्धि ने सिंपल सी साड़ी पहनी थी और लाइट मेकअप के साथ गिनती के जेवर। सुषमा नंदिता से बोली, ये है तुम्हारी बहू। मुझे तो बिलीव नहीं होता, इसे ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या? तुम्हारे बेटे ने इसे पसंद कैसे कर लिया? सावित्री बोली, उल्टी गंगा बहते देख रही हूँ। नंदिता, तुम्हारे बेटे का टेस्ट इतना बदल जाएगा मुझे मालूम नहीं था। मिडिल क्लास घर में रिश्ता करने का न यही अंजाम होता है। सिद्धि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वहाँ हो क्या रहा है? वो लोग किस आधार पर उसे जज कर रहे हैं और क्यों ये हक उन्हें दिया किसने?
नंदिता भी चुप थी। उसे बुरा लग रहा था इस बात का, क्योंकि इन सब में उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी और जिम्मेदार अपनी सहेलियों को समझने की बजाय सिद्धि को समझ रही थी। गीता टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर वहां से चली गई। नंदिता ने सिद्धि से कहा, तुम जाओ, जाकर गीता की मदद करो। सिद्धि बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सुषमा नंदिता से बोली, अपना दिल छोटा मत करो। बेटे की पसंद के आगे हमें हार माननी ही पड़ती है। नंदिता ने एक गहरी सांस भरी। सिद्धि जब किचन में पहुंची तो गीता ने कहा, भाभी वो सब आपके बारे में इतना गलत कह रही थी। आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? सिद्धि ने प्यार से उसके गाल को छुआ। मेरी फिक्र जताने के लिए शुक्रिया, लेकिन गीता यहाँ तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं। गीता को समझ नहीं आया आखिर उसकी बात का मतलब क्या था। सिद्धि को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा उसे उनकी बातें याद भी हैं। रात होने से पहले ही नंदिता की सारी सहेलियां वहां से चली गई। नंदिता सिद्धि के कमरे में पहुंची। सिद्धि बेडशीट बदल रही थी। नंदिता ने कहा, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? सिद्धि उनकी आवाज सुन पीछे की ओर पलटी। नंदिता अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, कमी किस चीज की थी? तुम्हें कितने अच्छे से ये बात समझाई थी, मेरी सहेलियां आने वाली हैं, तैयार रहना। ये किस हुलिये में चली गई तुम उनके सामने? माना कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी है। कम से कम उसका ख्याल रख लिया होता। अपने मायके में नहीं हो तुम, ससुराल में हो। एक रेपुटेशन है हमारी। इस कमरे के अंदर तुम्हें जिस हुलिये में रहना है रहे, लेकिन जब इस कमरे से बाहर निकलो तो एक बात दिमाग में अचेत से बिठा लो। मल्होत्रा फैमिली की बहू हो। अपने लिवाज पर ध्यान देना। पता नहीं वो लोग क्या सोच रही होंगी। अच्छी खासी बेइज्जती करवाई है तुमने आज मेरी। अपनी बात पूरी कर नंदिता वहां से चली गई। बेइज्जती तो सिद्धि की हुई थी, उससे ज्यादा अफसोस और किसे होगा। सिद्धि थककर बेड पर बैठ गई, मानो बिना किसी गलती के कसूरवार ठहरा दी गई हो। रात का वक्त, शिखा का अपार्टमेंट। शिखा ने क्रीम कलर का टॉप और वाइट जीन्स पहना था। उसने आंखों पर लाइनर लगाया और पलटकर विधि से बोली, अब तो ठीक है ना? विधि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फेस के अजीब अजीब एक्सप्रेशन बनाए। विधि उठकर उसके पास चली आई। उसने शिखा के बालों से क्लेयर को हटाया तो शिखा का मुंह हैरानी से खुल गया। ये क्या कर रही हो तुम? बालों को खुला रखो न, अच्छा लगता है। वैसे पार्टी में ड्रिंक मत करना। पता है हाई फाई पार्टियों के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं मैंने। ये तुम क्या कह रही हो विधि? मुझे कभी देखा है ड्रिंक करते हुए? मैं जानती हूँ शिखा, तुम ड्रिंक नहीं करती। मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए आंखें हमेशा खुली रखना। विधि उसे अच्छे से गाइड कर रही थी। शिखा का फोन बजा। दक्ष का कॉल देख उसने तुरंत रिसीव किया। हेलो शिखा, मैं घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। इतना कहकर दक्ष ने फोन काट दिया। शिखा एक दया से हड़बड़ा गई। उसने फटाफट से अपना फोन और पर्स उठाया और विधि के गले लगकर बोली, डिनर कर लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी तो मैं मैसेज कर दूंगी, परेशान मत होना, बाय। शिखा फौरन भागती हुई निकल गई। अरे संभल कर, विधि उसकी हरकतों पर हंस पड़ी। शिखा दरवाजे पर आकर रुक गई। खुद को उसने नॉर्मल किया और बाहर चली आई। दक्ष के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी। उसने कार का दरवाजा खोला। शिखा चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। शिखा को आसपास दक्ष के गार्ड्स नजर नहीं आ रहे थे। दक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। शिखा का ध्यान कार से बाहर की तरफ था, शायद वो सुन नहीं पाई। दक्ष ने आगे बढ़कर उसका सीट बेल्ट बांधना चाहा तो शिखा की सांसें अटक गई। दक्ष इस वक्त उसके करीब झुका हुआ था। पल भर के लिए भी शिखा ने पलकें नहीं झपकाए। धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसकी आवाज भी बाहर सुनाई पड़ रही थी। दक्ष उसकी सिचुएशन देखकर हंसना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया।
वो सीट बेल्ट बांधकर वापस अपनी सीट पर चला आया। अब कहीं जाकर सिद्धि ने राहत की सांस ली। दक्ष ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। शिखा ने खुद को नॉर्मल किया। आपके गार्ड्स नहीं आए आपके साथ? मेरे आसपास ही हैं। बस मैंने कहा है मुझसे एक दूरी बनाकर रखें। ये बोल दक्ष ने कार लेफ्ट टर्न किया। कार का माहौल काफी शांत था। कुछ ही देर बाद दोनों होटल पहुंचे। शिखा ने खुद को रिलैक्स किया। दक्ष के साथ शायद दूसरी बार पार्टी में जा रही थी। शिखा जब अंदर पहुंची तो उसे सब कुछ खाली खाली सा लगा। एक बड़े से रूम को काफी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। ताज्जुब की बात थी वहां कोई भी मेहमान नहीं था। शिखा को ये सब काफी अजीब लगा। दक्ष ने उसके लिए चेयर खिसकाए और उसे बैठने का इशारा किया। शिखा तो अब डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। सर ये कैसी पार्टी है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। क्यों, हम दोनों तो हैं न इस पार्टी में। क्या भीड़ का होना जरूरी है? शिखा कुछ बोल नहीं पाई। वेटर टेबल पर खाना सर्व करके चले आए। शिखा के मन में ढेरों सवाल थे। दक्ष आखिर उसे यहाँ क्यों लाया, ये सब कुछ एक डेट की तरह लग रहा था। सामने इतना सारा डिलीशियस खाना था लेकिन शिखा की भूख मिट चुकी थी। दक्ष ने उसे शांत देखकर पूछा, तुम खा क्यों नहीं रही? शिखा ने तुरंत स्पून उठा लिया। दक्ष ने मन में कहा, मैं डिसीजन ले चुका। ज्यादा वक्त तक अपनी फीलिंग्स को छिपाकर नहीं रख सकता। आज तुमसे अपनी दिल की बात जरूर कहूंगा। म्यूजिक सुनकर शिखा ने अपना चेहरा उठाया। वो खिड़की की तरफ देख रही थी। आवाज बाहर से आ रही थी। दक्ष उठकर विंडो के पास पहुंचा। शिखा भी खुद को रोक नहीं पाई और उठकर खिड़की के पास चली आई। नीचे कुछ म्यूजिशियन का बैंड था जहां गाना गा रहे थे। दक्ष ने अपना हाथ सिद्धि की ओर बढ़ाया। क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? शिखा ये सुन चौंक गई। डांस, और वो भी दक्ष के साथ। शिखा समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दे। उसने हाँ नहीं कहा लेकिन न कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। दक्ष ने फिर एक बार पूछा, ऐतराज है? शिखा ने नमे सिर हिला दिया। दक्ष ने उसका हाथ थाम लिया और अगले ही पल शिखा उसके करीब थी। दक्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। शिखा मन ही मन खुद से बोली, ये सब मेरे लिए कोई पनिशमेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। सर के चेहरे पर स्माइल है। इसका मतलब वो गुस्सा नहीं है मुझसे। दक्ष ने शिखा का हाथ छोड़ दिया। उसने टेबल पर रखा बुके उठाया और शिखा को देकर कहा, इसे पकड़ना जरा। शिखा ने बुके पकड़ लिया। दक्ष ने बुके के ऊपर रखी रिंग निकाली और शिखा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझसे शादी करोगी? शिखा को तो एक बड़ा सा झटका लगा। उसके हाथ से बुके गिरते गिरते बचा। शिखा को तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दक्ष ने पूछा, क्या सोच रही हो तुम? सर प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए। शिखा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, और ये बात दिल से कह रहा हूँ। शिखा आसपास की डेकोरेशन को देखने लगी। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था लेकिन मालूम नहीं था यहाँ पूरी की पूरी दाल काली होगी। दक्ष ने कहा, मैं जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा। तुम आराम से सोच लेना, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। शिखा ने नजरें झुका ली। दक्ष ने अपनी दिल की बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन शिखा का बोझ बढ़ा दिया था। शिखा ने बड़ी मुश्किल से कहा, आप मुझे घर छोड़ देंगे? मेरे सिर में दर्द है। दक्ष ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा। तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शिखा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी दोस्त इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे कहा था मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, फिर चलते हैं। ये बोल दक्ष आगे बढ़ गया। शिखा उसके पीछे पीछे चल रही थी। अभी भी दिमाग में दक्ष की कहे बातें घूम रही थी।